नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी क्या भारत की राजनीति में एक ओपन यूनिवर्सिटी बन गए हैं? यानी योगी आदित्यनाथ नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम चर्चा करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी ने कैसे उत्तर प्रदेश को सिखाया है कि संविधान और कानून के दायरे में रहकर किस तरह सुशासन स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों, 7 साल पहले का समय याद कीजिए, जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता की बागडोर संभाली, तब उत्तर प्रदेश का क्या माहौल था। अखिलेश यादव के 5 साल के राज में क्या क्या हुआ, किस तरह हिंदुओं का जीना दुर्भर किया गया, किस तरह आपराधिक तत्वों के हौसले 7वें आसमान पर थे, किस तरह बच्चियों का स्कूल जाना हराम हो गया था, किस तरह चैन स्नैचर, मोबाइल स्नैचर, लूटपाट करने वाले लोग शहर की सड़कों से लेकर व्यस्त हाईवे तक पर अपनी कारगुजारियाँ दिखा रहे थे। किसी भी अपराध के प्रति हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं होती थी। एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के चक्कर में बोला जाए तो सारी हदें पार की जा रही थी सत्ता की तरफ से। गांव बाजार के हाट हों या सब्जी मंडियां हों, हर जगह बूचड़ खाने जगह जगह देखने को मिलते थे, जहां सड़कों पर जानवर काटे जाते थे। किसी भी पैट बाज़ार को देखते थे, किसी भी सब्जी मंडी को देखते थे, तो उनमें 2, 3, 4 तख़त लगाकर सरेआम लोगों के सामने मुर्गे बकरे काटे जाते थे। जबकि उत्तर प्रदेश की सारी 100% जनसंख्या मांसाहारी तो नहीं है, लेकिन जब किसी के तुष्टीकरण के लिए शासन उनके साथ होता है तो फिर यही हाल होता है। इसके अलावा परिस्थितियाँ ऐसी बना दी गई थी कि जगह जगह ये घर बिकाऊ है, ये के लोग अपने घरों पर लिखकर लगा रहे थे। इसके बारे में कई बार अनेक शहरों कस्बों से ऐसी खबरें अखबारों की सुर्खियाँ हुआ करती थी। इसके अलावा लगातार हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे। माफिया अपने पूरे स्वैग में था। माफिया गरीब लोगों की ज़मीनें हड़पता था, सरकारी ज़मीनें हड़पता था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, इनके गुंडे ज़मीनों पर जबरन कब्जा करते थे और जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। दंगों का तो ये हाल था कि NCRB की रिपोर्ट बताती है कि अखिलेश यादव के 5 साल के शासन में कुल 815 छोटे बड़े दंगे हुए, जिसमें मुजफ्फरनगर दंगा भी शामिल है, मथुरा का राम रक्ष यादव वाला भी शामिल है। इन दंगों के चलते लंबे लंबे समय तक कर्फ्यू लगे और कुल 192 मौतें हुई। ये तो हैं NCRB के आंकड़े। 192 मौतें हुई, ये सरकारी रिकॉर्ड बताता है। और ऑफ रिकॉर्ड क्या स्थिति है, ये ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, या अगर जानते भी हैं तो वो जनचर्चा में आने का कोई मतलब नहीं है। खैर, ऐसे माहौल में योगी जी ने सत्ता संभाली। उसके बाद योगी जी के समय में सत्ता संभालने के बाद इन मनबढ़ लोगों ने कुछ दंगे करने की कोशिशें की, लेकिन वो ये भूल गए कि शासन बदल चुका है और योगी जी
जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाले हैं, इसलिए वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन खैर दंगाइयों के मन बड़े हुए थे, उन्हें पता ही नहीं था। तो साहब सत्ता संभालने के बाद पहला दंगा इन्होंने भड़काने की कोशिश की लखनऊ में। लखनऊ में मौलानाओं ने भीड़ को उकसाकर सड़कों पर छोड़ दिया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, आगजनी की, वाहनों में तोड़फोड़ की, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और उसके बाद योगी पुलिस ने जैसे तैसे हालात पर काबू पाए। उसके बाद शुरू हुआ योगी जी का एक्शन। प्रदेश ने पहली बार देखा कि दंगा करने की कोशिश करने वाले लोगों के चौराहों पर पोस्टर भी लगाए जा सकते हैं और इन्हीं दंगाइयों से नुकसान की वसूली भी की जा सकती है। हालांकि पोस्टर लगाने के लिए हाईकोर्ट से कुछ दिक्कतें भी आईं, लेकिन योगी जी ने उसका भी रास्ता निकाला और वो पोस्टर एज इट इज़ लगे रहे। वो दौर भी, वो खबरें भी अखबारों में और टीवी में लोगों ने देखी कि जब इन्हें उकसाकर सड़कों पर उतारने वाले इनके नेता और इनके मौलाना नुकसान की भरपाई के चेक ले लेकर योगी जी को सौंपने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुँचे, अधिकारियों को देने के लिए उनके ऑफिसों में पहुँचे। इसके बाद सुशासन के दौर में योगी जी ने महिलाओं की सुरक्षा, उनकी इज्जत को ध्यान में रखते हुए जो खबरें थी कि भाई बच्चियों का स्कूल जाना दूभर कर रखा है इन असामाजिक तत्वों ने, तो उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड की स्थापना की। एंटी रोमियो स्क्वाड ने कुछ ही दिनों के अंदर दिखा दिया कि यदि शासन में इच्छा शक्ति है तो इस तरह की समस्याएं जो दूसरों के लिए बहुत बड़ी होती हैं, दूसरे नेता जिनको ये मानकर चलते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं हो सकता, ऐसी समस्याएं चुटकियों में दूर की जा सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद सभी अवैध बूचड़खाने बंद करने का आदेश दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जगह जगह जो शाकाहारी लोग ये बूचड़खाने, ये कसाईयों के खून खच्चर देखते थे, उनसे जनता का छुटकारा हुआ। इसके अलावा चैन स्नैचर, मोबाइल स्नैचर और छोटे मोटे अपराध करने वाले लुच्चे लफंगों के लिए योगी जी ने कड़ा रुख अपनाया और ऑपरेशन लंगड़ा चलाया, जिसके अंतर्गत अभी तक अनेकों मुठभेड़ हो चुकी हैं और उन मुठभेड़ों में बहुत से लुच्चे लफंगे लंगड़े हो चुके हैं। तो उसको मीडिया, हमारा मीडिया ऑपरेशन लंगड़ा कह के बताता था। इसके अलावा मैं इसे यूनिवर्सिटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसे यूनिवर्सिटी बनाया है योगी जी के सनातन के प्रति सम्मान और उनकी निष्ठा ने। मैं अनेक बार कहता हूँ कि योगी जी कोई राजनेता नहीं है, इसीलिए वो इतना कुछ कर पाते हैं कि जिसकी कल्पना हमारे परंपरागत राजनेता कभी नहीं कर सकते। वो सनातन के प्रति सम्मान रखते हैं और एकनिष्ठ भाव से फैसले लेते हैं। सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है उसकी भी पूर्ति करते हैं। जो शांति पसंद लोग हैं उनको योगी जी के राज से कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो लोग शांति से जीने के आदी नहीं हैं उनको भी आपने देखा होगा कि किस तरह अपने गले में तख्तियां लटकाकर वो थाने जाकर आत्मसमर्पण करते थे और ख़ुद को जेल भेजने की गुहार लगा रहे थे। ये आपने और हमने देखा है। इसके अलावा इसे यूनिवर्सिटी बनाया है प्राचीन सनातनी वैभव और सनातनी मूल्य को पुनर्स्थापित करने की जिद ने। ये क्या है? सनातनी सभ्यता को रौंद कर मुग़ल आक्रांता इस देश में आए। उन्होंने हमारी मंदिर, हमारी सनातनी दूसरी चीज़ें, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे गांव के गांव बर्बाद किए और उन्हें मिटाकर उन्होंने अपने नाम से
कुछ मोनूमेंट्स बना दिए। जैसे कि योगी जी हमेशा कहते हैं कि भारत की पहचान सनातन से है, इन मुग़ल आक्रांताओं से भारत की पहचान कभी नहीं हो सकती। तो इसी क्रम में उन्होंने सनातन वैभव, सनातन मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए उन्होंने कुछ जगहों के नाम बदले। जैसे कि हमारा अयोध्या, श्री राम की जन्मभूमि, जिसे बाबर आक्रांता बाबर ने तोड़ दिया था और उसके ऊपर मस्जिद बना दी थी। उसको पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत मुकदमे चले और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, ये आप सबको मालूम ही है। तो योगी जी ने फैसला किया कि अयोध्या को अब प्राचीन नाम से जाना जाएगा, ना कि फैजाबाद के नाम से। तो उन्होंने इसका नाम बदला। यही नहीं, दीपावली जो कि भगवान राम के आगमन की खुशी में मनाने की परंपरा शुरू हुई थी, उसी दीपावली के दिन हमारी अयोध्या के घाट, हमारे अयोध्या के गलियां हमेशा सूनी होती थी। योगी जी ने आने के बाद वहाँ भव्य दीपावली आयोजन शुरू किया, जिसने सनातनी लोगों को गर्व से भर दिया। इसके अलावा हमारा संगम तीर्थ प्रयागराज, जिसका मुग़ल आक्रांताओं ने नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, उसे भी योगी जी ने वापस प्रयागराज बना दिया। और अभी वहाँ कुंभ मेले की शुरुआत होने वाली है और योगी जी ने तय किया है कि इस बार का कुंभ मेला इतना ऐतिहासिक होगा कि यानी न भूतो न भविष्यति। इस तरह के आयोजन की तैयारी ना सिर्फ वो कर रहे हैं, बल्कि दिन रात उनकी तैयारियों की निगरानी भी कर रहे हैं। तीसरे, इसे यूनिवर्सिटी बनाया है माफिया और अपराधियों को बर्दाश्त न करने की योगी जी की नीति ने। आपने देखा, अखिलेश राज हो या उससे पहले बहुजन समाज पार्टी का शासन हो, इन दोनों शासन के दौरान माफिया बहुत फले फूले। यानी एक तरह से ये माफिया उत्तर प्रदेश में समानांतर सरकारें चला रहे थे, जिसको चाहते थे मार देते थे। अनेकों कत्ल इन्होंने किए, अनेकों लोगों की संपत्तियां इन्होंने लूटी। यानी कि समानांतर सरकार जो हो सकती है वो ये लोग चला रहे थे। योगी जी ने भरी विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और योगी जी इतने सत्यनिष्ठ आदमी हैं कि बहुत कम समय में ही उन्होंने इनके पाले हुए, इन विपक्षियों के पाले हुए माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। ये पूरे देश ने देखा है। दूसरी तरफ हमारे विपक्षी क्या कर रहे हैं? वो आज भी वही पुराने टाइप की राजनीति कर रहे हैं। इनकी हालत देखिए, यदि किसी झड़प में, किसी दंगे में कोई हिंदू मारा जाता है तो ये उस जगह का रास्ता भूल जाते हैं, और यदि किसी मुसलमान की मौत हो तो ये ऐसी जिद पकड़ लेते हैं वहाँ पहुँचने की कि पता नहीं ये वहाँ जाकर क्या करेंगे। और मैं तो समझ नहीं आता कि भाई ये क्यों जाना चाहते हैं। अभी ये संभल जाने की जिद पर अड़े हैं, और ना सिर्फ जिद पर अड़े हैं, इनकी आप राजनीति देखिए कि जो लोग, जो दंगाई आपस में अपनी ही गोलीबारी में मारे गए, उनको ये लोग शहीद बता रहे हैं, और शहीद बताकर उनको 5-5 लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा कर चुके हैं। साथ ही सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इनको 25-25 लाख रुपया सरकार दे। क्यों भाई? क्या सरकार का पैसा, क्या जनता का पैसा इन्हीं दंगाइयों के लिए है? क्या ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे? क्या ये 18% वोटों के लिए, 18% जनसंख्या के लिए इतने अंधे हो जाएंगे कि ये हिंदुओं को सरेआम चिढ़ाएंगे? दंगाइयों का मान मर्दन करने की जगह उनका ये महिमा मंडन करेंगे? ये राजनीति
अब इस देश में चलने वाली नहीं है, योगी जी ने बता दिया है। दूसरा, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं हो रहा, इस यूनिवर्सिटी के सिलेबस को धीरे धीरे दूसरे राज्यों के मुखिया भी अपना रहे हैं। वो इसका अध्ययन कर रहे हैं और उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश देखिए, चंद्रबाबू नायडू जो पहले हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं, इस बार उन्होंने सनातन की राजनीति की वहाँ के सुपरस्टार पवन कल्याण के साथ मिलकर। तो आपने नतीजा देखा, लैंडस्लाइड विक्ट्री प्राप्त की है आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, वो इसी सिलेबस के विद्यार्थी बने, तो आज वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हैं और अपने कामों से पूरे देश का ध्यान, पूरे सनातनी जनता का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। यानी कि वो कुल मिलाकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा सनातनी जनता मानती है। तीसरा, इन विपक्षियों ने हिंदुओं को बांटने की इतनी भयंकर कोशिशें की, क्योंकि इनको सत्ता तभी मिल सकती है क्योंकि ये मानकर चलते हैं कि मुसलमान वोट तो हमारा एक मुश्त है, तो खाली मुसलमान वोटों से तो सत्ता में पहुंचा नहीं जा सकता, तो दूसरे वोटों की ज़रूरत है। तो दूसरे वोट तो तब मिलेंगे जब उनको बांटोगे, उनको अलग अलग नेता खड़े करोगे उनके लिए। तो इन्होंने पहले सामान्य लोगों में पिछड़ा वर्ग ढूंढा, उससे दिल नहीं भरा तो पिछड़ों में अति पिछड़ा ढूंढ लिया। अति पिछड़ों के बाद ये सुपर पिछड़ा ढूंढने में लग गए और इन्होंने जातिगण जनगणना देश में हो इसका राग पकड़ लिया। लेकिन ये भूल गए कि इनका सामना इस बार योगी आदित्यनाथ ओपन यूनिवर्सिटी से था। तो साहब, इस यूनिवर्सिटी ने इनकी हरकतें, इनके ऐसे घटिया क्रियाकलाप के जवाब में एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। अब चूंकि ये सनातन एक निष्ठ सत्य बोलने वाले एक संत के मुंह से निकला हुआ नारा था, तो ये नारा जनता के दिलो दिमाग पर इस तरह छा गया कि उसका जादू अभी लोगों ने हरियाणा में देखा, उसका जादू अभी महाराष्ट्र में देखा और उसका जादू अभी चलता रहेगा, इस बात की गारंटी हम दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत से राज्य जैसे उत्तराखंड, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे छत्तीसगढ़ और जैसे राजस्थान, इन जगहों के मुख्यमंत्री भी धीरे धीरे इसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को आत्मसात कर रहे हैं। इस चीज़ को ये विरोधी, ये पुराने ज़माने की घिसी पिटी घटिया फूहड़ जातिवादी राजनीति करने वाले नेता समझ नहीं पा रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो इनको मूर्खों को ये भी नहीं पता है कि जो ओपन यूनिवर्सिटी होती हैं उनका ना तो कोई बिल्डिंग होती है, ना ही उनके क्लासरूम होते हैं। उनके विद्यार्थी देश भर में दूर दराज एरियो में रहकर उनके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करते हैं और फिर उस यूनिवर्सिटी के छात्र किसी को दिखाई नहीं देते हैं, वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। यही काम उत्तर प्रदेश की ये यूनिवर्सिटी कर रही है। आने वाला समय विपक्षियों के लिए बहुत ही कठिनाई भरा होने वाला है, इस चीज़ को समझ लें। ये जो आज भी दंगों की आग भड़काने के लिए घूमते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, ये समझ लें कि ऐसे इस तरह की राजनीति अब इस देश में चलने वाली नहीं है। अब समय बदल चुका है, जनता जागरूक हो चुकी है, सनातनियों की समझ में आ गया है कि ये लोग हमें बांटकर कहाँ ले जाना चाहते हैं। बांग्लादेश की हालत
ये देश देख रहा है। और बांग्लादेश ही क्यों, हमारे तो देश में ऐसे ऐसे कई देश बना दिए गए थे इन विपक्षियों द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। तो इनकी उस राजनीति में, इनकी इस राजनीति के ताबूत में ये योगीनाथ यूनिवर्सिटी ऐसी कीलें ठोक रही है कि इनको आभास नहीं है। दूसरी तरफ बात बात पर अपने समर्थकों को उकसाकर ये नेता, ये मौलाना सड़कों पर उतार कर दंगे कराने के प्लान रचने वाले लोग ये ना समझें कि दंगा करने के बाद ये बच जाएंगे। दंगे में जनता को, भीड़ को उतारना आपके हाथ में हो सकता है, लेकिन दंगे कराने या उत्पात मचाने के बाद, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के बाद जो एक्शन सरकार लेगी वो एक्शन आपके हाथ में नहीं है। इसलिए अभी भी वक्त है कि शांति प्रिय नागरिक बनिए और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में मत लीजिए, वरना समय आपके लिए अनुकूल नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर किसी और विषय पर मिलेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। नमस्कार।